फ्यूचरिस्टिक साईफाई फिल्म ड्यून, जो कि बेस्ड है फ्रैंक हर्बर्ट के सेम नाम के नॉवल पर। वैसे तो नॉवल के 6 वॉल्यूम्स हैं, तो ऑब्वियसली एक ही फिल्म में सब कुछ दिखा देना पॉसिबल तो नहीं है। स्टोरी इतनी ज़्यादा कंडेंस्ड है क्योंकि, और इसीलिए स्टार्ट में ही फिल्म में हमें पता चलता है कि ये ड्यून पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। मैंने ड्यून नॉवल नहीं पढ़ी है, फिल्म के बारे में सुन तो काफ़ी टाइम से रहा था, लेकिन मैंने फाइनली देख ही लिया जब मुझे पता लगा कि ड्यून नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स 2022 में बेस्ट पिक्चर्स के लिए। इसके अलावा डायरेक्टर डेनिस विलेनव की ड्यून नॉमिनेट हुई है सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, एडिटिंग, मेकअप, ओरिजिनल स्कोर, प्रोडक्शन डिज़ाइन, साउंड और विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरीज में। एज अ व्यूअर ड्यून देखकर मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस थी कि अगर मैंने नॉवल पढ़ी होती तो फिल्म अलग लेवल पे समझ आती। ऐसा लग रहा था कि भाई सही में एक अननोन यूनिवर्स है जिसका कोई आइडिया नहीं है हमें, पर धीरे धीरे समझ आता जाता है हल्का हल्का। एंड आई होप बाकी की मूवीज़ के साथ स्टोरी और समझ आने लगेगी। वैसे पार्ट 1 इतनी ज़्यादा भी स्टोरी ड्रिवन नहीं है। बाकी बैकग्राउंड के बारे में मैंने रिसर्च किया है थोड़ा सा, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो मुझे लगता है कि हेल्प कर सकता है फिल्म को और बेटर तरीके से समझने में। तो कहानी यह है कि फ्यूचर में ह्यूमन इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है कि कुछ ह्यूमन अब बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स बन चुके हैं जो सारी चीज़ें माइंड से ही कंट्रोल कर ले रहे हैं। लोग इंटरस्टेलर बन चुके हैं, मतलब कि एक स्टार से दूसरे स्टार में ट्रेवल कर रहे हैं बड़े आराम से। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं स्पाइस की वजह से। स्पाइस को तुम मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी मान सकते हो जो कि सेंटर है गैलेक्टिक इकोनॉमी का, जो कि एक अराकस नाम के डेजर्ट प्लैनेट पर ही मिलता है। वहाँ के सैंड से हार्वेस्ट करना पड़ता है स्पाइस। फिल्म है तो फ्यूचरिस्टिक, लेकिन गैलेक्टिक लेवल पे गवर्नेंस अभी भी फ्यूडल तरीके से हो रहा है, जहाँ पे एक एम्परर होता है जिसके अंडर में अलग अलग हाउस होते हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में एक ओशन प्लैनेट है जिसको कंट्रोल करता है हाउस एट्रीडस। हाउस एट्रीडस का हेड है लीटो, जिसको एम्परर ने असाइन किया होता है कि वो अराकस प्लैनेट में जाके रिप्लेस करे हाउस हरकोनेन को और स्पाइस माइनिंग को अपने कंट्रोल में ले। यहाँ चल रही है पॉलिटिक्स, क्योंकि इनकी लड़ाई से दोनों हाउस कमज़ोर हो जाएंगे एम्परर के हिसाब से। अब एट्रीडस जो होते हैं अपने प्लैनेट में तो बहुत सालों से रह रहे होते हैं, वो अपने प्लैनेट की टेरिटरी को अच्छे से जानते होते हैं, वो पावरफुल होते जा रहे हैं। उन्हें उनके ओशन प्लैनेट पे हराना तो इम्पॉसिबल है। एट्रीडस के इतने पावरफुल होने का असली रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। अब एट्रीडस को अराकस जैसे डेजर्ट प्लैनेट में भेजना एक ट्रैप था उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही होती है दिन ब दिन। तो एम्परर फिर हाउस हरकोनेन और अपनी खुद की इंपीरियल आर्मी की हेल्प से मरवा देता है ड्यूक लीटो को और हाउस एट्रीडस को एलिमिनेट कर देता है। फिल्म में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने इनेट एबिलिटीज़ के कारण, तो वो पॉलिटिकली भी थोड़े एक्टिव हैं। ये लोग खुद को बेने जेसेरेट बोलते हैं। इनका मेन एम ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर अटेन करे और इन्फ्लुएंस और हेल्प करे ह्यूमैनिटी को इंसाइट और स्टेबिलिटी के पाथ पे डायरेक्ट करने के लिए। इसके लिए एक प्रॉफिट या मसाया जैसा फिगर आएगा इन्हीं में से, जो कि सिर्फ मेल होगा। बेने जेसेरेट में सिर्फ वुमेन होती हैं। अब बेने जेसेरेट्स के पास ये पावर है कि ये अपने हिसाब से प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बच्चे का जेंडर क्या होगा ये भी डिसाइड कर सकती हैं। अभी तक जितने भी बेने जेसेरेट थी सब डॉटर्स पैदा कर रही थी ताकि एम्परर और पावरफुल ना हो जाए। अगर उसे मेल एयर मिल जाए और जो कि प्रॉफिट होगा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि लोग उसे मानने लगेंगे, तो बेने जेसेरेट ने जेसिका को इंस्ट्रक्ट किया होता है कि वो भी एक डॉटर पैदा करे, लेकिन जेसिका को लीटो से प्यार हो जाता है। तो फिर वो लीटो के लिए मेल बच्चे को पैदा करती है जो कि है पॉल, अपना टिमोथी शैलेमे। इसके पास मेल और फीमेल एंसेस्टर्स के मेमोरी का एक्सेस होगा और इसके पास एबिलिटी भी होगी टाइम और स्पेस को कनेक्ट करने की, और ये अपने वॉइस से किसी के भी एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। और लेडी जेसिका बेने जेसेरेट टेक्निक्स में ट्रेन कर रही होती है पॉल को। तो मेरे हिसाब से पॉल ही है असली रीज़न जिसकी वजह से एम्परर थ्रेटेंड महसूस कर रहा है एट्रीडस से अभी तक मूवी में। अब हरकोनेंस लीटो को मार के हाउस एट्रीडस को ख़त्म कर देते हैं, पर जेसिका और पॉल को नहीं मारते क्योंकि हरकोनेन ने बेने जेसेरेट से एक प्रॉमिस किया होता है कि वो उन्हें खुद से नहीं मारेगा, भले ही उन्हें डेजर्ट में छोड़ देगा मरने के लिए। ये फिल्म में नहीं दिखाया गया है, ये मे बी आगे पता चलेगा, बट मैंने जो पता कर रहा उसके अकॉर्डिंग जेसिका जो है वो खुद एक सीक्रेट डॉटर है बैरन हैरकोनेन की। तो पॉल और उसकी मदर फिर सरवाइव करते हैं एंड तक डेजर्ट में। यहाँ अराकस के डेजर्ट में होते हैं बड़े बड़े वर्म्स जो कि पर्टिकुलर रिदम को पहचान लेते हैं
और सब कुछ सक इन कर लेते हैं। फिर तो पॉल और जेसिका को स्पेसिफिक मूवमेंट्स फॉलो करने होते हैं। बचते बचाते ये लोग कैसे भी करके फिर फ्रेमेंस को ज्वाइन करते हैं। अराकस में रहने वालों को फ्रेमेन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन्हीं के प्लेनेट में स्पाइस होता है जिस पे पूरे गैलेक्सी का फंक्शनिंग एक तरीके से डिपेंडेंट है। अराकस में सब पॉल को मसाया मान चुके हैं, उन्हें पॉल की ज़रूरत है और पॉल को फ्रेमेंस की। आगे देखो क्या होता है अब। कमेंट करके बताओ ड्यून फिल्म अगर तुम देख चुके हो या नॉवल पढ़ चुके हो। अगर नहीं देखा है फिल्म तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझ लेना, नहीं तो मेरी तरह लॉस्ट महसूस करोगे ड्यून के यूनिवर्स में। लेकिन आई एम श्योर इंटरेस्ट ज़रूर बना रहेगा, क्योंकि हैंस जिमर का एपिक म्यूज़िक है, फाड़ू विजुअल इफ़ेक्ट्स है, कॉस्ट्यूम्स, एक्टिंग सब बढ़िया है, जो कि फिल्म को एंगेजिंग बनाती है। ओवरऑल बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ड्यून। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और ऑस्कर नॉमिनेशंस के रिव्यू के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।